क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे योद्धा की जिसने मात्र 5 घुड़सवारों और 25 पैदल सैनिकों के साथ उस समय की सबसे बड़ी महाशक्ति मुगल साम्राज्य से टकराने की हिम्मत की थी। एक ऐसा अनाथ बालक जिसने 12 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन 82 साल की उम्र तक अपनी मातृभूमि के लिए 52 बड़ी जंगें लड़ी और एक में भी हार का मुंह नहीं देखा। आज इतिहास की बात में कहानी उस बुंदेलखंड केसरी की जिसके बारे में कहा जाता था, सत्ता तेरे राज में दग दग धरती होए महाराजा छत्रसाल। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक परिदृश्य मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों और क्षेत्रीय संप्रभुता की आकांक्षाओं के बीच एक भीषण संघर्ष का गवाह बना। इस ऐतिहासिक संघर्ष के केंद्र में बुंदेलखंड की धरती और वहां के योद्धा महाराजा छत्रसाल का उदय एक ऐसी परिघटना थी जिसने न केवल मुगलों की अपराजिकता को मिथक चुनौती दी, बल्कि एक स्वतंत्र सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बुंदेल राज्य की भी स्थापना की। महाराजा छत्रसाल का जीवन 1649 से 1731 ईस्वी केवल सैन्य विजयों की गाथा नहीं, बल्कि एक अनाथ बालक के आत्मसम्मान, कूटनीति, दूरदर्शिता और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से एक महानायक बनने की प्रक्रिया का विस्तृत वृत्तांत है। बुंदेलखंड का इतिहास सदैव से ही स्वायत्तता और प्रतिशोध का रहा है। ओरछा राज्य की स्थापना 1501 में रुद्र प्रताप सिंह ने की थी, जिसके साथ ही उसके बाद बुंदेला राजपूतों ने मध्य भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्रसाल के पिता चंपत राय बुंदेला ओरछा के राजा वीर सिंह देव के एक विश्वसनीय अधिकारी थे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षाएं केवल सेवा तक सीमित नहीं थी। मुगल सम्राट शाहजहां और बाद में औरंगजेब के शासन के दौरान चंपत राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की बजाय छापामार युद्ध के माध्यम से अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। चंपत राय का विद्रोह मुगलों के लिए एक निरंतर सिरदर्द बन रहा था। उनकी पत्नी लाल कुंवर, जिन्हें सारंदा के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत साहसी महिला थी, जिन्होंने वनों में दुर्गम क्षेत्रों में विद्रोह के दौरान अपने पति का हर कदम पर साथ दिया। चंपत राय की वीरता और उनकी पत्नी का समर्पण छत्रसाल के लिए वैचारिक आधार बना, जिस पर आगे चलकर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। 1661 ईस्वी में चंपत राय और लाल कुंवर को मुगलों की घेराबंदी और अपनों के विश्वासघात का सामना करना पड़ा। आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने वीरगति प्राप्त करना बेहतर समझा, जिससे उनके 12 वर्षीय पुत्र छत्रसाल पूरी तरह अनाथ हो गए। इस घटना ने छत्रसाल के मन में मुगलों के प्रति गहरी घृणा और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का संकल्प भर दिया। छत्रसाल का जन्म एक ऐसे समय हुआ था जब उनके माता पिता मुगलों से बचकर जंगलों में रह रहे थे। लोक कथाओं के अनुसार उनके जन्म के समय एक नेवले ने आकर 5 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी, जिसे देवीय शक्तियों के आशीर्वाद के रूप में देखा गया था। अब जब मुगल सेना ने जंगलों की घेराबंदी की तो चंपत राय ने नवजात छत्रसाल को गोद में लेकर एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी थी, जिससे उस स्थान का नाम मोर पहाड़ी पड़ा। माता पिता की मृत्यु के बाद छत्रसाल का बचपन अत्यधिक अभावों और असुरक्षा में बीता। उनके अपने रिश्तेदारों और पारिवारिक पुरोहितों ने भी मुगल कोप के डर से उन्हें आश्रय देने से मना कर दिया था। उनकी बहन मान कुंवारी ने भी औरंगजेब के डर से अपने घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए थे। इस कठिन समय में छत्रसाल ने धैर्य नहीं खोया और मुगलों की सैन्य रणनीति को भीतर से समझने के लिए एक साहसिक निर्णय लिया। 1665 ईस्वी में छत्रसाल अपने बड़े भाई अंगद राय के साथ मिर्जा राजा जयसिंह की मुगल सेना में शामिल हो गए। जयसिंह उनके पिता के मित्र थे और उन्होंने छत्रसाल को अपनी सेना में एक छोटे पद पर नियुक्त किया। यहाँ छत्रसाल ने न केवल सैन्य कौशल सीखा,
बल्कि मुगलों की संगठनात्मक क्षमताओं और उनकी कमजोरियों का भी गहन अध्ययन किया। मुगल सेना में रहते हुए छत्रसाल ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया। यहाँ उन्होंने पहली बार मराठा नेता छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य प्रतिभा और उनके राष्ट्रवाद को करीब से देखा। छत्रसाल ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया, जिससे जयसिंह ने उन्हें नेतृत्व करने का अवसर दिया। गोंड साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में छत्रसाल ने मुख्य भूमिका निभाई और वे गंभीर रूप से घायल भी हुए। इतनी बहादुरी के बावजूद मुगल दरबार में उन्हें वह सम्मान और श्रेय नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्हें केवल एक मामूली मनसबदार बनाया गया, जिससे उनका आत्म सम्मान आहत हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे उन्हीं लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने उनके माता पिता को आत्मदाह के लिए मजबूर किया था। इस आंतरिक संघर्ष और मुगलों के भेदभावपूर्ण व्यवहार ने विद्रोह की राह पर उन्हें धकेल दिया। 1670-71 के दौरान छत्रसाल शिकार के बहाने मुगलों के शिविर से निकलकर रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से भेंट की। यह मुलाकात भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। छत्रसाल शिवाजी की सेवा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन शिवाजी ने उनकी क्षमता को पहचानते हुए उन्हें एक भिन्न और कठिन मार्ग सुझाया। शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को प्रेरित करते हुए कहा कि वह एक सरदार के रूप में सेवा करने के बजाय अपने स्वयं के बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने का प्रयास करे। उन्होंने छत्रसाल को गणमिकावा यानी छापामार नीति अपनाने की सलाह दी। उन्हें अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए राजी किया। शिवाजी ने छत्रसाल को एक तलवार, भवानी तलवार का प्रतीक भी भेंट की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे बुंदेलखंड में धर्म और स्वराज की स्थापना करेंगे। जब छत्रसाल वापस लौटे तो उनके पास न सेना थी, न धन था और न ही कोई स्पष्ट समर्थन। उनके अपने रिश्तेदार जैसे ओरछा के सुजान सिंह और दतिया के शुभकर्ण मुगलों के जागीरदार थे और वे किसी भी संघर्ष के विरुद्ध थे। छत्रसाल ने अपनी लड़ाई मात्र 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों की एक छोटी सी टोली के साथ शुरू की थी। उन्होंने सबसे पहले उन छोटे मुगल थानों और जागीरदारों पर हमला किया जो कमजोर स्थिति में थे। उनकी पहली सफलता सेहोर के दंदेरा समुदाय के विरुद्ध थी, जिन्होंने उनके पिता के साथ विश्वासघात किया था। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी और बुंदेलखंड के सामान्य लोग, तेली किसान और दस्तकार उनकी सेना में शामिल होने लगे। 1671 से 1680 के बीच छत्रसाल ने मुगलों और उनके सहयोगियों के विरुद्ध कई युद्ध जीते। मुगल सेनापति खलील के विरुद्ध इस युद्ध में बुंदेलों ने मुगल तोपखाना और नगाड़े छीन लिए। यह था रानी गिर का युद्ध। गड्ढा कोटा की घेराबंदी। रूहुल खान की विशाल मुगल सेना को छत्रसाल ने अपनी छापामार युद्ध नीति से परास्त करके पीछे हटने पर मजबूर किया था। पन्ना पर उन्होंने 1675 में विजय की थी। छत्रसाल ने गोंड शासक को पराजित करके पन्ना को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। 1678 तक छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया। उनकी सेना अब हजारों की संख्या में थी। बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो चुका था। छत्रसाल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1683 में आया, जब उनकी भेंट मऊ पन्ना के पास में स्वामी प्राणनाथ जी से हुई। प्राणनाथ जी प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और वे औरंगजेब की कट्टरता के विरुद्ध एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को अपना शिष्य बनाया और उन्हें महाराजा की उपाधि से विभूषित किया। उन्होंने छत्रसाल को न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, बल्कि वे राज्य के आर्थिक और राजनीतिक मामलों में भी परामर्श किया। जनश्रुति के अनुसार स्वामी प्राणनाथ ने छत्रसाल की निर्धनता और संसाधनों की कमी को देखते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया था। सत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा होए। स्वामी प्राणनाथ के आशीर्वाद के बाद पन्ना क्षेत्र में हीरो की खोज हुई, जिससे बुंदेला राज्य का अभूतपूर्व आर्थिक शक्ति प्रदान की।
इन संसाधनों के माध्यम से छत्रसाल का एक विशाल और आधुनिक सेना का निर्माण करने में वे सफल रहे। हीरो की इस आय से छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आवश्यक वित्तीय स्थिरता प्रदान की। प्राणनाथ जी पन्ना में 11 वर्षों तक रहे और उनके प्रभाव से पन्ना एक महान आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभरा, जहां हिंदू और मुस्लिम सद्भाव के साथ रहते थे। औरंगजेब की कट्टरपंथी नीतियों जैसे जजिया कर का फिर से लागू किया जाना और मंदिरों का विनाश ने बुंदेलखंड में विद्रोह की आग को और तेज कर दिया। औरंगजेब स्वयं दक्षिण में मराठों के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था, जिसका लाभ उठाकर छत्रसाल ने अपने प्रभाव से क्षेत्र का विस्तार किया। मुगल सम्राट ने छत्रसाल को दबाने के लिए एक के बाद कई फौजदारों को भेजा। अनवर खान और ताहर खान, इन मुगल सरदारों को बुंदेलखंड से खदेड़ दिया गया। मुराद खान और दुल्हे खान, ये सेनापति भी मुगलों बुंदेलों की रणनीति के सामने टिक नहीं सके और पराजित होकर दिल्ली लौट आए। जसवंत सिंह का अभियान। एक समय मुगल मनसबदार जसवंत सिंह ने छत्रसाल को अस्थायी रूप से संधि के लिए मजबूर किया, लेकिन स्थिति अधिक समय तक ठहर न सकी। 1700 ईस्वी तक छत्रसाल ने कालिंजर के अवैध दुर्ग पर कब्जा कर लिया था और उनके अधिकार में बांदा, हमीरपुर, झांसी और जालौन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आ गए थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय छत्रसाल बुंदेलखंड में एक छत्र शासक बन चुके थे। मुगल दरबार में भी उनकी शक्ति को पहचानते हुए उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, लेकिन क्षेत्रीय गवर्नर अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयास में थे। इलाहाबाद के सूबेदार मोहम्मद शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति ने बीजापुर के आदिलशाही दरबार में हड़कंप मचा दिया। अभियान शुरू किया। महाराज को नियंत्रण करने के लिए विशाल सेनापति अफजल खान को भेजा गया। ने भारी सेना और शिवाजी के साथ हमला किया। पकड़ने की इस समय महाराजा छत्रसाल की आयु भारत में मंदिरों साल को नष्ट किया बंगस और नागरिकों को प्रताड़ित किया बुंदेलखंड के शिवाजी एक खुले किले मैदान में को युद्ध के किया। लिए आ सके। अंततः छत्रसाल को लेकिन जयपुर के शिवाजी किले में भेज महाराज दिया ने गया। अपनी जयपुर गुरिल्ला का किला युद्ध बुंदेलों का नीति अंतिम उपयोग गढ़ था। करते हुए बंगस उसे ने किले जावली की के रसद घने पूरी जंगलों तरह में काट आने दी के थी लिए और मजबूर बाहर कर से दिया। किसी की भी सहायता की उम्मीद नहीं 10 थी। नवंबर छत्रसाल के बेटे हरदेसा और जगतराज भी दोनों के मुगलों के दबाव में थे और पड़ोसी राज्यों ने सहायता देने से शिवाजी को इनकार कर मारने दिया का था। प्रयास किया। इस संकट की तो घड़ी में महाराज ने छत्रसाल ने अपने अपनी कवच अंतिम में आशा के छिपे रूप हुए में पुणे के पेशवा वाघ बाजीराव मत से प्रथम को एक का वध काव्यात्मक कर पत्र दिया। भेजा। इसके तुरंत पत्र बाद में उन्होंने पौराणिक कथा गजेंद्र मोक्ष का संदर्भ देते हुए लिखा, जो गति ग्रह गजेंद्र की, सो गति वही आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। इस पत्र ने बाजी शब्द के दो अर्थ थे। एक का अर्थ था बाजी या दांव पर लगी बुंदेलों की प्रतिष्ठा, दूसरा था बाजीराव पेशवा की रक्षा की पुकार। पेशवा बाजीराव प्रथम, जो उस समय मालवा अभियान में व्यस्त थे, उसने छत्रसाल की पुकार सुनते ही बिना किसी पूर्व शर्त या समझौते के बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान किया। मार्च 1729 में पेशवा लगभग 25,000 घुड़सवारों के साथ जयपुर पहुंचे। बुंदेलों ने जैसे ही मराठा सेना के आगमन की खबर मिली, उनमें नया उत्साह भर गया और संयुक्त सेना के संख्या के साथ लगभग 70,000 हो गई। बाजीराव की तेज तर्रार घुड़सवार सेना ने बंगस के तोपखाने को बेकार कर दिया और उसकी रसद लाइनों को पूरी तरह से काट दिया। महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव की निस्वार्थ सहायता से गदगद होकर उन्हें अपना तीसरा पुत्र स्वीकार किया। उन्होंने अपने राज्य का 1/3 हिस्सा बाजीराव को भेंट किया और अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह उसके साथ किया। मस्तानी छत्रसाल की एक फारसी मुस्लिम पत्नी रूहानी बाई या रूहानी बेगम की पुत्री थी। मस्तानी के बारे में इतिहास में कई भ्रांतियां हैं, लेकिन शोधों से पता चलता है कि वह केवल एक नर्तकी नहीं बल्कि युद्ध कौशल, घुड़सवारी और राजनीतिक में निपुण एक साहसी राजकुमारी थी। वह अपने पिता छत्रसाल की तरह प्रणामी संप्रदाय की अनुयायी थी, जो हिंदू और इस्लाम के समन्वयवादी दर्शन को मानती है। मस्तानी और बाजीराव का मिलन मराठा और बुंदेला साम्राज्य के बीच
के गहरे संबंधों का प्रतीक है। हालांकि पुणे के रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज ने मस्तानी को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाजीराव ने उसे सदैव एक योद्धा और पत्नी के रूप में सम्मान दिया। मस्तानी के माध्यम से बुंदेलखंड की संस्कृति और मराठा राजनीति का एक अनूठा संगम थी। महाराज छत्रसाल केवल एक योद्धा नहीं बल्कि कला, साहित्य और धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने अपने दरबार में 82 कवियों को संरक्षक दिया था। प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि भूषण, जिन्होंने शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण लिखा था, छत्रसाल की वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की थी। कहा जाता है जब कवि भूषण छत्रसाल के दरबार में आए तो स्वयं महाराजा ने उनकी पालकी को कंधा दिया था, जो साहित्य के प्रति उनकी सम्मान का सर्वोच्च उदाहरण है। छत्रसाल स्वयं भी एक प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होंने जनमानस की चेतना जगाने के लिए ब्रज भाषा में कई रचनाएं लिखी थी। महाराजा छत्रसाल का नाम आज भी बुंदेलखंड के जन जन में गर्व के साथ लिया जाता है। उनकी वीरता की कहानियां, लोकगीतों और कविताओं के माध्यम से वे आज भी जीवित हैं। उनके द्वारा स्थापित पन्ना, अजयगढ़ और चरखारी जैसी रियासतें 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक बनी रही। उनके जीवन के कुछ प्रमुख स्तंभ जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया: स्वराज की स्थापना, शून्य से शुरुआत करके संप्रभु राज्य का निर्माण करना, स्वामी प्राणनाथ के मार्गदर्शन में धर्म की रक्षा करना, मराठों के साथ गठबंधन करके उत्तर भारत में मुगलों का प्रभुत्व समाप्त करना। महाराजा छत्रसाल केवल एक क्षेत्रीय राजा नहीं बल्कि वे औरंगजेब की धर्मांधता और मुगलों की अधीनता के विरुद्ध हिंदू प्रतिशोध के एक विराट प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अटूट इच्छा शक्ति ही और सही मार्गदर्शन के साथ कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। बुंदेलखंड की धरती आज भी उनकी वीरता की गूंज सुनाती है। छत्रसाल महाबली करियो, सबकी भली भली।